अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन कार्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने जो पिछली वीडियो अपलोड किया उसमें आपने बताया कि अगर वाहिद औलाद बेटी हो, यानी सिर्फ माँ बाप की औलाद एक बेटी हो, तो उसकी विरासत की तकसीम का तरीकाकार क्या है। और उसमें आपने बताया कि उस जो वाहिद औलाद अगर बेटी हो तो उसकी वालिदैन की विरासत में से उनके बहन भाइयों को, यानी जो बच्ची है उसके चचा ताया पुफी लोगों को जो है ना वो हिस्सा जाता है। तो अगर वाहिद औलाद बेटा हो तो उस सूरत में विरासत की तकसीम क्या होगी। तो क्या वाहिद औलाद बेटा होने की सूरत में बेटे के वालिदैन की विरासत में से उसके जो बहन भाइयों को हिस्सा जाएगा, यानी जो बेटा है उसके चचा ताया और पुफी लोगों को हिस्सा जाएगा कि नहीं। आज की हमारी वीडियो इसी के मुतल्लिक होगी। विरासत को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विरासत जो है ना वो कहते किसे हैं। विरासत जब कोई फैमिली का सरबरा वालिद या वालदा जो है जब वफात पा जाए तो उनके जो पीछे बच्चे, उनकी बेवा या उसका खावंद या उसके वालिदैन जो होते हैं वो उसके हकीकी वारसान होते हैं। तो विरासत का इंतकाल होकर महकमा माल में उनके जो उसके नाम पर रकबा होता है वो उसके जायज़ वारसन यानी उसकी औलाद में जो है ना वो औलाद के नाम पर मुंतकिल हो जाता है। तो पटवारी जो है ना वो विरासत करने के लिए एक शजरा नसब बनाता है। शजरा नसब क्या होता है कि शजरा को जो है ना वो शजरा के मैनी होते हैं शजर यानी दरख्त के नसब का मतलब होता है खानदान। इसको इंग्लिश में फैमिली ट्री भी कहा जाता है कि यानी खानदान का दरख्त। शजरा नसब इसलिए बनाया जाता है कि उससे पता चल जाए कि जो बंदा फोत हुआ है उसके बेटे बेटियां कौन से हैं, उसकी बेवा कौन सी है और उसके वालिदैन कौन से हैं। ठीक है, ये एक आपको पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है। जब मिसाल के तौर पर अगर ये इनमें से ये फोत हो जाता है या ये फोत हो जाती है तो इसका एक पटवारी शजरा नसब मरतब करेगा। शजरा नसब मरतब करने से पता चल जाएगा कि इसके बेटे बेटियां कौन से हैं और इसके वालिदैन कौन से हैं जो उसकी विरासत के हकीकी हकदार है। उसको महकमा माल में शजरा नसब कहा जाता है। जब भी पटवारी विरासत करता है तो वो विरासत का जो शजरा है ना वो इस तरीके से बनाता है। सबसे पहले वो शुरू करता है मुतवफिया से, यानी जो बंदा फोत हो गया सबसे पहले वो जो ना उसका यहाँ पे लिखेगा नाम। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा कि उसके साथ खावंद का लिखेगा। ठीक है, तो खावंद का नाम पे वो लिखेगा जी इसका खावंद है। खावंद को जब कोई बीवी जब खावंद फोत हो जाता है तो उसकी जो बीवी होती है उसको फोत होने के बाद जो बेवा कहा जाता है। अगर कोई जो है ना वो औरत फोत हो जाए तो उसके खावंद को जो है ना वो रंडवा कहा जाता है। तो साथ में उसकी ये लिखा गया ये इसका खावंद है, ये हयात है या फोत हो चुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा कि जो मुतवफ़ी या मुतवफ़िया फोत है उनके वालिदैन की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी ये उसने वालदा का शजरा बना दिया, इस तरह से लाइन लगा के इस तरफ वालदा का और इस तरफ वालदा का लिख देगा और साथ में लिख देगा कि वालदा और वालदा जिंदा है या नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो है ना वो उसकी औलाद की तरफ आ जाएगा। इस तरह से लाइन लगा के वो नीचे लिख देगा कि जी इसका एक बेटा है। तो आज हम जो है वो विरासत डिस्कस कर रहे हैं कि वाहिद औलाद बेटे की तो इसका एक बेटा है। तो अगर मुतवफ़िया फोत हो जाती है तो उसकी जायदाद का हिस्सा किस किस को कितना कितना जाता है। सबसे पहले नंबर पे क्या होगा कि जो मुतवफ़िया की जायदाद है उसके 4 हिस्से किए जाएंगे। 4 हिस्से करने के बाद उसका चौथा हिस्सा जो है ना वो उसके खावंद को दे दिया जाएगा। शरई और कानूनी तौर पर उसका खावंद जो है मुतवफ़िया की विरासत का 1/4 का हकदार होता है। 1/4 का मतलब यह है कि इसकी जायदाद के 4 हिस्से किए जाएंगे, चौथा हिस्सा खावंद को दे दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि उसके वालिद साहब जिंदा हैं। अगर उसके वालिद साहब जिंदा है तो उसकी जायदाद के 6 हिस्से किए जाएंगे। ठीक है, तो छठा हिस्सा जो है ना उसके वालिद को दे दिया जाएगा, इसलिए इसको 1/6 लिखा जाता है। इसी तरह फिर देखा जाएगा उसकी वालदा जिंदा है तो उसकी जायदाद के 6 हिस्से किए जाएंगे और उसका छठा हिस्सा उसकी वालदा को दे दिया जाएगा। 1/4 खावंद को देने के बाद 1/6 वालदा को, 1/6 वालिद को देने के बाद बाकी जो जितना हिस्सा बचेगा वो सारे के सारा उसके बेटे को चला जाएगा। ये होगी जी पहली कंडीशन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन में ये है कि इसका मुतवफ़िया जो है ना वो जो फोत हुई है उसका खावंद पहले ही फोत हो चुका था। अब यहाँ पे उसकी वालदा जिंदा है और उसका वालिद जिंदा है और उसका बेटा जिंदा है।
اب اس میں کیا ہوگا، خاوند تو پہلے فوت ہو گیا تو خاوند کو تو اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں جائے گا وراثت میں سے، تو اب کیا ہوگا کہ اب اس کی والدہ اور والد کو اس کی جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں گے، چھٹا حصہ اس کی والدہ اور والد کو دے دیا جائے گا۔ والد اور والدہ کو حصہ دے دینے کے بعد جو باقی حصہ بچے گا وہ اس کے بیٹے کو چلا جائے گا۔ ایک کنڈیشن رہی وراثت کی یہ والی۔ اس کے بعد آ جائیں جی، اس کے بعد کیا ہے جی، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا خاوند بھی زندہ اور اس کا والد بھی زندہ جو متوفیہ فوت ہوئی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا وہ والدہ فوت ہو گیا، تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا، اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ 1/4 یعنی اس کی جائیداد کے 4 حصے کیے جائیں گے، چوتھا حصہ اس کے خاوند کو چلا جائے گا، اور 6 حصے اس کی جائیداد کے کیے جائیں گے، وہ چھٹا حصہ اس کے والد کو چلا جائے گا، متوفیہ کے والد کو چلا جائے گا۔ باقی جو حصہ بچے گا وہ اس کے بیٹے کو سارے کا سارا حصہ چلا جائے گا۔ ایک کنڈیشن ہوگی یہ والی۔ اس کے بعد کون سی کنڈیشن آتی ہے، اس کے بعد یہ کنڈیشن آتی ہے کہ اس کا خاوند بھی زندہ ہے، متوفیہ کا جو فوت ہوئی ہے اس کی والدہ بھی زندہ ہے، لیکن اس کے والد صاحب وفات پا گئے ہیں، تو اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ متوفیہ کے خاوند کو 1/4 یعنی چوتھا حصہ اس کے خاوند کو چلا جائے گا، 1/6 اس کی والدہ زندہ ہے، 1/6 یعنی چھٹا حصہ اس کی جائیداد کا اس کی والدہ کو چلا جائے گا۔ باقی جو رقبہ بچے گا، والد کیونکہ پہلے فوت ہو چکا ہے اس لیے والد کو کوئی حصہ نہیں جائے گا، باقی جتنا رقبہ بچے گا وہ سارے کا سارا بیٹے کو چلا جائے گا۔ ایک کنڈیشن ہوگی یہ والی۔ نیکسٹ کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ کنڈیشن میں کیا ہے جی، نیکسٹ کنڈیشن میں یہ ہے کہ اس کی والدہ بھی زندہ نہیں ہے، متوفیہ کی والدہ بھی زندہ نہیں ہے، والد صاحب بھی زندہ نہیں ہے، صرف اس کا خاوند زندہ اور بیٹا زندہ ہے۔ اس کنڈیشن میں کیا ہوگا، اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ چوتھا حصہ اس کے خاوند کو چلا جائے گا، اس کی جائیداد کے 4 حصے کیے جائیں گے، چوتھا حصہ خاوند کو چلا جائے گا، باقی جو حصہ بچے گا وہ اس کے بیٹے کو چلا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے جی، نیکسٹ کنڈیشن میں یہ ہے کہ والد جو ہے نا وہ زندہ ہے، والدہ اور اس کا خاوند جو ہے وہ دونوں وفات پا چکے ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں کیا ہوگا، اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ 1/6 یعنی چھٹا حصہ جو ہے نا وہ والد کو چلا جائے گا، والدہ نہیں زندہ اس کو بھی نہیں جائے گا، اس کا جو خاوند ہے وہ بھی نہیں زندہ اس کو بھی نہیں جائے گا۔ 1/6 دینے کے بعد باقی جو حصہ بچے گا وہ سارے کا سارا حصہ جو ہے وہ اس کے بیٹے کو چلا جائے گا۔ نیکسٹ کنڈیشن دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کنڈیشن میں یہ ہے کہ متوفیہ جو فوت ہوئی ہے نہ تو اس کا خاوند زندہ ہے، نہ اس کی والدہ زندہ ہے، نہ اس کا والد زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کنڈیشن میں کیا ہوگا، اس کنڈیشن میں یہ ہوگا کہ متوفیہ کے نام پر جتنا رقبہ وہ سارے کا سارا رقبہ اس کے بیٹے کو چلا جائے گا، کیونکہ وہ اس کا لیگل وارث ہے، وہ اس کے رقبے کا مالک بن جائے گا۔ اس کے بعد جی نیکسٹ کنڈیشن دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کنڈیشن میں کیا ہے، نیکسٹ کنڈیشن میں یہ ہے، نیکسٹ کنڈیشن میں یہ ہوا ہے کہ اس کا جو ہے نا متوفیہ جو فوت ہوئی ہے اس کے والد صاحب بھی زندہ ہے، اس کی والدہ بھی زندہ ہے اور اس کا خاوند بھی زندہ ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا نا، ایک اس کا بیٹا تھا، لیکن وہ بیٹا اس کے فوت ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے۔ تو اب یہ متوفیہ جو ہے نا وہ بیٹا جو ہے نا وہ پہلے فوت ہو گیا، اب وہ شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے نا وہ حصہ کس طرح سے جائے گا، سب سے پہلے نمبر پہ اس کی جائیداد کے 4 حصے کیے جائیں گے، چوتھا حصہ اس کے خاوند کو متوفیہ کے چلا جائے گا، اس کے بعد 6 حصے کیے جائیں گے، جو جائیداد بچے گی اس کا 1/6 اس کے والدہ کو اور 1/6 اس کی والدہ کو چلا جائے گا۔ 1/4 1/6 اور 1/6 دینے کے بعد باقی جو حصہ بچے گا، اگر تو اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو یہ باقی سارا حصہ جانا تھا اس کو، اب اس کا بیٹا زندہ نہیں ہے، اب وہ بیٹا شادی شدہ ہے، اس کی جو ہے نا وہ بیوہ زندہ ہے اور اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو باقی جو رقبہ بچے گا اس میں وہ سارا رقبہ جو ہے نا اس کے بیٹے اور بیٹی کو جائے گا، اس کی بیوہ کو نہیں جائے گا۔ بیوہ کو اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ یہ متوفی کو جو حصہ آ رہا ہے نا وہ اس کی ساس کی طرف سے آ رہا ہے، ساس اور سسر کی وراثت میں جو ہے نا وہ بہو کو حصہ نہیں جاتا، اگر متوفی کے نام پر کوئی رقبہ ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ اس کی بیوہ کو جانا تھا۔ اب وہ حصہ جو ہے نا اس کی والدہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی جو بیٹا فوت ہوا ہے تو وہ سارے کا سارا حصہ جو ہے نا اس کو بیٹے اور اس کے یعنی جو پوتا اور پوتی ہے نا اس کو چلا جائے گا، اس کے پوتے اور پوتی کو، ٹھیک ہے، جو اس کا وہ حصہ بنتا تھا۔ بیٹے کے 2 حصے جائیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ جائے گا۔ نیکسٹ کنڈیشن دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ کنڈیشن میں کیا ہے، اچھا یہ نیکسٹ کنڈیشن میں یہ ہے کہ نیکسٹ کنڈیشن میں اس کا جو ہے وہ خاوند ہے جو ہے نا وہ پہلے فوت ہو چکا ہے اور اس کا والد اور والدہ زندہ ہے اور اس کا بیٹا بھی پہلے فوت ہو چکا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اس کے خاوند کو حصہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ پہلے فوت ہو چکا ہے،
वालदा और वालद को छठा छठा हिस्सा इसकी जायदाद में से चला जाएगा। इन दोनों को हिस्सा देने के बाद जो बाकी हिस्सा बचेगा वो सारे का सारा जो है ना वो इस मुतवफ़ी जो यानी इस मुतवफ़िया का जो बेटा है जो पहले फोत हो चुका है उसके बेटे और बेटी को चला जाएगा, यानी इसके पोते और पोती को चला जाएगा। ये इसका बेटा और बेटी है, बेटे को 2 हिस्से जाएंगे, बेटी को 1 हिस्सा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया 700 सुसर की विरासत में से बहू को हिस्सा नहीं मिलता। नेक्स्ट कंडीशन में क्या जी, नेक्स्ट कंडीशन में ये है कि मुतवफ़िया का खावंद जिंदा, वालदा फोत हो गई है और वालद भी जिंदा है, तो चौथा हिस्सा खावंद को जाएगा मुतवफ़िया के, छठा हिस्सा वालद को जाएगा। ये दोनों हिस्से दे देने के बाद बाकी जो रकबा बचेगा वो डायरेक्ट उसका जो है ना वो मुतवफ़िया के जो पोता और पोती है उनको डायरेक्ट चला जाएगा। पोते को 2 हिस्से जाएंगे और पोती को 1 हिस्सा जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी, नेक्स्ट कंडीशन में वालदा जिंदा है और खावन जिंदा है और वालद फोत हो गया, तो इस कंडीशन में वालद को हिस्सा नहीं जाएगा, चौथा हिस्सा इस मुतवफ़िया के खावंद को चला जाएगा और छठा हिस्सा मुतवफ़िया की वालदा को चला जाएगा। ये दोनों 1/4 और 1/6 हिस्सा दे देने के बाद जो बाकी हिस्सा बचेगा वो जो उसका बेटा पहले फोत हो गया वो उसकी औलाद को चला जाएगा। बेटे के 2 हिस्से जाएंगे, बेटी को 1 हिस्सा जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जी, नेक्स्ट कंडीशन में यह है कि जो मुतवफ़िया फोत हुई है उसका ना खावंद हयात है, ना उसकी वालदा हयात है, ना उसकी वालद हयात है। इस कंडीशन में क्या होगा कि मुतवफ़िया का जो सारे का सारा रकबा जो है ना वो उसका जो बेटा पहले फोत हो गया उसकी औलाद को चला जाएगा, ठीक है, यानी जो उसको पोता और पोती है उनको चला जाएगा। मुतवफ़िया का जो पोता था उसको 2 हिस्से जाएंगे और पोती को 1 हिस्सा जाएगा। जितना सारा रकबा है ना वो डायरेक्ट इनके नाम पे लग जाएगा, बहू को कोई हिस्सा नहीं जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जी, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है जी, नेक्स्ट कंडीशन में ये है कि पहले तो आ रहा था ये देखें जी पहले फोशुदा, ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन में आ रहा है बाद में फोशुदा। बाद में फोशुदा क्या होता है, मिसाल के तौर पर अब ये मुतवफ़िया थी, ये फोत हो गई, इसके बाद इसका ये खावंद भी जिंदा था, इसकी वालदा भी जिंदा थी, इसका वालिद भी जिंदा था और बेटा भी जिंदा था। अब ये बाद में फोत हुए हैं, तो अब ये फोत मुतवफ़िया फोत हुई तो इनमें से कोई भी बंदा विरासत करवाने ना गया। अब ये तीनों भी फोत हो गए तो ये जो है ना इसका बेटा जो है ना मुतवफ़िया के ये विरासत करवाने जाता है, जाके कहता है जी मेरी वालदा फोत हो गई है, उसके नाम पे इतना रकबा है तो उसकी मैंने विरासत करवानी है। तो उसको जो है ना पटवारी या जो है ना वो पंजाब लैंड कार्ड वाले बताते हैं कि आपकी जो वालदा फोत हुई थी, आपके वालिद और आपके जो नाना नानी है उनका इंतकाल जो है आपकी वालदा के बाद हुआ था, लिहाजा उनको भी हिस्सा जाएगा। तो वो ये लड़का कहता है कि जनाब उनको हिस्सा तो नहीं जाएगा, वो तो फोत हो गए हैं। तो फिर महकमा माल वाले इसको बताते हैं कि आपकी जब वालदा फोत हुई थी हक तो यही बनता था कि आप फौरन विरासत करवाते। अगर आप फौरन विरासत करवाते तो तब आपके वालिद भी जिंदा थे, आपकी वालदा भी जिंदा थी, आपके नाना भी जिंदा थे, नानी भी जिंदा थी और इनको हिस्सा उसी वक्त चला जाता। लिहाजा विरासत करवाने में लेट आपने किया, इसमें महकमा माल का कोई कसूर नहीं है। तो कानूनी तौर पर इन तीनों को जो है ना वो हिस्सा जाएगा। इनकी आपकी वालदा की विरासत हो जाने के बाद आप फिर अपने वालिद और नाना नानी की विरासत करवाएंगे, तो उनकी विरासत के बाद जो है ना उनके वारसान को हिस्सा चला जाएगा। तो जो बंदा बाद में फोत शुद्ध होता है यानी मुतवफ़ी के बाद फोत होता है तो उसको हर हाल में जो है उसकी विरासत में से हिस्सा जाता है। तो जहां पे भी आप देख लें कि बाद में फोत शुद्ध तो समझ लें कि उस बंदे को विरासत में से हिस्सा जाएगा। अब ये बंदा फोत हो गया तो इसकी दोबारा विरासत करवा के इसके जायज वारसान को जो है ना वो हिस्सा जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जी। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में ये है कि ये मुतवफ़िया जो है ना ये वफात पा गई, तो इसका खावंद भी जब जिंदा था जब ये वफात पा के गई, इसकी वालदा भी जिंदा थी, वालिद भी जिंदा था और इसका बेटा भी जिंदा था। ये बाद में फोतशुदा का मतलब ये है कि जब ये फोत हुई थी, इसके फोत होने के बाद ये बेटा जो है ना वो इसका जिंदा था। तो अब इसकी विरासत किस तरीके से होगी, इसकी विरासत इस तरीके से होगी कि इसके खावंद को जो है ना वो 1/4 हिस्सा जाएगा, यानी इसकी जायदाद का चौथा हिस्सा जाएगा। इसके वालदा और वालिद को छठा हिस्सा 1/6 हिस्सा जाएगा इसकी जायदाद में से, और बाकी जो हिस्सा बचेगा वो इसके नाम पे लग जाएगा। वो इस वजह से इसके नाम पे लगेगा क्योंकि जब ये फोत हुई थी तो तब ये जिंदा था। तो अब विरासत लेट करवाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये भी फोत हो गया तो इसको हिस्सा ना जाए, इसको भी हिस्सा जाएगा। अब इसको हिस्सा चला गया, ये मारक बन गया। अब इसकी जो औलाद है उसकी बेवा जो है ना वो बाद में इसकी विरासत करवाएंगी।
जब इसकी विरासत होगी तो इसकी बेवा को 1/8 हिस्सा जाएगा इसमें से। अब इसका वालद जिंदा है, इसकी वालदा पहले फौत हो चुकी है, तो 1/6 इसकी जायदाद में से इसके वालद को जाएगा, 1/6 वालद को और 1/8 जो है इसकी बेवा को देने के बाद बाकी जो हिस्सा बचेगा 2 हिस्से बेटे को चले जाएंगे, 1 हिस्सा जो है वो उसकी बेटी को चला जाएगा। तो इस तरह से जो है ना वाहिद औलाद की विरासत का तकसीम होगा। तो लास्ट में क्या जी, लास्ट में यह है कि जब भी आपने किसी भी मतवफ़ी या मतवफ़िया की विरासत करवानी है उसके लिए 3 चीज़ें सबसे पहले होंगी। सबसे पहले नंबर पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि जो बंदा या बंदी फौत हुई है उसने कोई फौत होने से पहले कोई किसी किस्म की वसीयत तो नहीं थी की। अगर उसने किसी किस्म की वसीयत की है तो सबसे पहले उसकी वसीयत पर अमल दरामद किया जाएगा, ठीक है। वसीयत होने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि उसने किसी से कर्जा तो नहीं था लिया हुआ। अगर उसने किसी से कर्जा लिया हुआ था तो फिर वो उसकी विरासत यानी जो जायदाद वो छोड़ के फौत हुई है उसकी जायदाद में से उस कर्जे को अदा किया जाएगा। उसके बाद उसके तरका की अदायगी होगी। तरका की अदायगी ये है कि उसके जो है ना वो दफनाने का सारा इंतजाम करके उसके एक्सपेंसेस उसमें से दिए जाएंगे। ये तीनों काम करने के बाद जो रकबा बचेगा उसकी फिर जो है ना वो वारसान के अंदर जो है ना विरासत की तकसीम होगी। तो अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूंगा, आपका मसला हल करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें और मुझ पर व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।